हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए बाबू, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 24वें दिन में पहुंच चुके हैं और आज भी सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं चैप्टर पढ़ने वाले हैं और हिंदी का काव्य खंड का सबसे अंतिम चैप्टर यानी 12वां चैप्टर मेरे बिना तुम प्रभु, ये वाला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और संस्कृत में प्रत्यय चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज हिंदी का गद्य खंड और काव्य खंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी काव्य खंड खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग वर्णिका भाग 2 जो किताब है उसका एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, दही वाली मंगम्मा वाला, हाँ, एक एक चैप्टर का PYQ ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और यदि आपको किसी का आंसर पता हो तो बाबू जरूर बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का 5वां लेसन रोजगार एवं सेवाएं। ठीक है, चलिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो याद रखिएगा 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा मनरेगा जिसको कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो याद रखिएगा लगभग 100 दिनों के लिए, कम से कम 100 दिनों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन याद रखिएगा 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है बाबू, जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई। जवाहर रोजगार योजना याद रखिएगा 1989 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित इसमें कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये सब के सब आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित हैं, लेकिन जो सहकारी क्षेत्र है ये आर्थिक विकास संबंध क्षेत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए ये वाला इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी, गैर सरकारी नहीं, प्राइवेट। तो जो मॉल सेवा होता है ना, मॉल में जाते हैं ना शॉपिंग करने, वो वाला सब प्राइवेट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किस चीज से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, याद रखिएगा इन दोनों से है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी आर्थिक विकास का संबंध इन दोनों से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। किस चीज में संलग्न है? तो कृषि क्षेत्र में संलग्न है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विकासशील देश की बात कर रहा है, ओके, विकसित देश की बात नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? यानी नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ कौन से व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? कौन है जो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो याद रखिएगा वित्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य सेवा भी है, आवास भी है और शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य बीमारू वाला पढ़ाया गया था ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो ध्यान दीजिएगा, मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार नहीं, ये वाला जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है जीविकोपार्जन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है बाबू, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, यानी छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किसमें? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अर्थ अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग इनमें से कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो याद रखा, आंध्र प्रदेश से हुई थी मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, छिपी बेरोजगारी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और साथ ही साथ मौसमी बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ पूछ रहा है, तो याद रखिएगा विनिर्माण क्षेत्र को मिला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? जी हाँ, पूंजी निर्माण किसके द्वारा होता है? तो बचत के द्वारा पूंजी निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछता है बाबू, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो याद रखिएगा, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? यानी वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ था? तो अपने कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का? यानी सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अर्थ अंग है? यानी क्या है जो आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो याद रखिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं, यातायात, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यातायात जो है वो आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हिंदी, तो हिंदी के काव्य खंड का लास्ट लेसन, मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, चलिए रेनर मारिया रिल्के। हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के जी का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो ये जर्मनी भाषा से अनुवादित है अपने भाषा में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? किसने किया है? तो धर्मवीर जी ने किया है, धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा? तो जर्मन भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है, उनकी काव्य शैली कैसी है? तो गीतात्मक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बाबू, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? किस भाव की है? तो भक्ति भाव की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? अभी बताया गया था, धर्मवीर भारती द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो किसकी है? रेनर मारिया रिल्के जी के है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है बाबू, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? प्रभु को संबोधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हाँ, अब संस्कृत आ गया, तो संस्कृत में प्रत्यय चल रहा है, ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 120 तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो 121 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? लिखा है बाबू, नीप प्रत्यय किस पद में है? यानी यहाँ पर श्रीमती, युवती, गौरी, अजा,
इसमें से जो नीप प्रत्यय हो किसमें है, तो याद रखिएगा श्रीमती में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है लघु जोड़ तमप में कौन सा पद बनेगा, यानी कि लघु जोड़ तमप से कौन सा पद बनेगा, तो याद रखिएगा लघुत्तमम बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है, प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा लैप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है वयसी प्रथमे सूत्र से नीप प्रत्यय किस शब्द में हुआ है, ये हुआ है, ध्यान दीजिएगा वलियसी या रागी या पत्नी या किशोरी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोरी से हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृदु जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा, मृदु जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा, तो याद रहेगा मृदुता बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अनियर प्रत्यय किस पद में है, अनियर प्रत्यय इसमें किस में पद में है, तो ध्यान देगा चिंतनियम में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्यत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, मनुष्यत्वम में त्व है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भू जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बना है, यानी भू जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय बना है, ध्यान दीजिएगा भवन, अनुभूय या फिर भवनम या फिर भवितुम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भवितुम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू किस पद में ठक प्रत्यय है, जी हाँ ठक प्रत्यय किसमें है, तो इकह, तो सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, बताइए तो नीप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भक्ष जोड़ कत से कौन सा पद बनेगा, यानी भक्ष जोड़ कत से इसमें से कौन सा शब्द बनेगा, तो भक्षणम भक्षितम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्षितम बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिखन पद किस प्रत्यय से बना है, लिखन पद किस प्रत्यय से बना है, कत, कत्वतु या सत्री, तो याद रखिएगा सत्री से बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मयट प्रत्यय किस पद में है, यानी मयट प्रत्यय इसमें किस पद में है, तो जलियम नहीं जलमयम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप बाबू इंद्राणी होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है गतम में कौन सा प्रत्यय है, गतम में कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है लयप प्रत्यांत अव्यय निम्न में से कौन सा है, ध्यान दीजिएगा उपस्थित, कृत्वा या फिर उपगम्य, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपगम्य जो है वो लय प्रत्यांत है। ठीक है, प्रत्यांत अव्यय है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा होगा, राजन का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो रागी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, नर्तकी में कौन सा, तो नीप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है, जो जनता पद है वो किस तद्धित प्रत्यय से, तो तल से ही बना है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पद में अनियर प्रत्यय है, यानी कि इनमें से किसमें अनियर प्रत्यय है, तो ध्यान दीजिएगा गंतव्यम गमनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें अनियर प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, महत्वम में कौन सा, तो त्व है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मनोहर जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा, मनोहरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सेवमानः पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, यानी सेवमानः इनमें से किससे बना है, तो ध्यान दीजिएगा सेव जोड़ सत्र, यहाँ सत्र से नहीं बना है, सानस से बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेव जोड़ सानस। ओके, अगला क्वेश्चन है सप्ताह जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा, सप्ताह जोड़ ठक से कौन सा, तो साप्ताहिक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है गम जोड़ तुमुन से कौन सा अव्यय निष्पन्न होगा, गम जोड़ तुमुन से क्या, तो गंतुम बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो नीप है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरफ प्रत्यय किस पद में है, तरफ प्रत्यय किस पद में है, तो याद रखिए लघु तरह पहला ही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी में तरफ प्रत्यय है। ओके, अगला क्वेश्चन है महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो याद रखिएगा तो है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है वो तो गुणवचनात् सूत्र से नीश प्रत्यय किस पद में हुआ है, इसमें से किस पद में हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो जो गुरवी शब्द है ना इसमें वो तो गुणवचनात् सूत्र से निस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अब विज्ञान आ गया, तो विज्ञान पढ़िए अपने संदीप सर से,
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आइए सर। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हमें संजय गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी जो विद्युत धारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है सब आज कंप्लीट कर लेंगे लोग, और अगले क्लास में विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे आप देख पर लिखा गया 12.6 प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। तो प्रतिरोधकों का निकाय पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, वही सब है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध निकालना बहुत आसान होता है। क्या करते हैं लोग, डायरेक्टली जोड़ते हैं लोग। 10 20 कितना हुआ 30, 30 से ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तब डायरेक्टली एक कंडीशन पढ़े थे लोग, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर बटा एन होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, टिक कर देंगे। यदि नहीं पता है तब इसको स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला पढ़े लो ना, उसे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। ध्यान देंगे, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या यदि घटे, प्रतिरोधों की संख्या क्या हो घटे, तो समतुल्य प्रतिरोध पर क्या असर होगा। तो बता दें आपको, समांतर क्रम में जितना अधिक प्रतिरोधक लगाएंगे उतना ही समतुल्य प्रतिरोध कम होगा, और जब प्रतिरोधक घटेगा तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें दिया गया है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने से समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा। विभवांतर का मान होता है, ध्यान देंगे। तो ये मान लीजिए कोई सेल है या बैटरी है, सेल है, इसका कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ये जो सेल है इसका ईएमएफ ई मान लेते हैं, विद्युत वाहक बोले ई है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है। तो जब इससे धारा प्रवाहित नहीं होता है ना, तो इसका विभवांतर ईएमएफ को बराबर होता है। लेकिन जब इससे धारा प्रवाहित होगा तो उस विभवांतर का मान क्या होगा, इस ईएमएफ से कम हो जाएगा। विद्युत वाहक बल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता तो आदर्श होता। तो आदर्श सेल क्या होता है, आदर्श सेल की स्थिति में विभवांतर ईएमएफ दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दोनों क्या होता है, बराबर होता है। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था, बोला गया कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो विभवांतर का मान क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम होता है। देखिए लिखा है विद्युत वाहक बल से अधिक, गलत। विद्युत वाहक बल से कम, ऑप्शन नंबर बी हो तो बी टिक कर दें। ओके, यदि मान रहता आदर्श सेल की स्थिति में क्या होता है, विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी राशि उनमें समान रहती है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें क्या होता है, धारा का मान एक समान रहता है। विभवांतर क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो धारा, एक और बात, विभवांतर भी सेम हो सकता है, लेकिन यह जो विभवांतर मेन रहता है ना यहाँ पर, ये बढ़ता है। जैसे मान ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये 20 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट। तो समान रूप से क्यों बढ़ा, क्योंकि दोनों का प्रतिरोध समान था। यदि प्रतिरोध मान लीजिए वो अलग होता है, 15 होता है, तो विभवांतर क्या होता है, इसी हिसाब से क्या होता है, प्रतिरोध अलग हो जाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, धारा का मान हमेशा क्या रहता है, एक समान रहता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है, एक समान रहता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर यदि प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, गलत है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोधक से कम हो जाता है। बी दिया प्रत्येक प्रतिरोधक से कम, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित है। अब देखिए, प्रतिरोधक हटा रहे हैं तो समतुल्य प्रतिरोध बढ़ रहा है। ऐसा किस में होता है, समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधक है, जितना उसमें से प्रतिरोधक हटाएंगे उतना ही समतुल्य प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसमें जब बढ़ रहा है तो समांतर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला दिया 12.7 में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी ऊष्मीय प्रभाव। एक नंबर दिया ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, टिक कर देंगे। 1 जूल का मान होता है, ऑप्शन है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी। देखिए यानी जूल को कैलोरी में बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे लोग, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 1 कैलोरी में 4.8 जूल होता है, 4.8 जूल होता है। चलिए लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला है, 1 जूल में कितना कैलोरी आपको निकालना है, 1 जूल में कितना कैलोरी, तो क्या करना होगा, 1/4.8 करना होगा। इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 ये अप्रोक्सीमेटली 4.2 लिख सकते हैं ना। दशमलव ऊपर 0 10 बटा कितना होगा, 42। ये 5 आ गया 21, तो 21 भागे 5, दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0, 21 दूना 42, यानी लगभग 0.2। देखिए तो ऑप्शन
या 0.2 दिया है, 4 दिए थे तो होगा नहीं, 2.4 ये 0 पॉइंट है तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ये 0.4 है बट हमारा क्या रहा है 0.2 आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं, ऊर्जा को कहते हैं। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी टिक कर देंगे। एक यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, कितना होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी टिक कर देंगे। 3.6 × 10⁻6 जूल कैसे होता है, तब इसे निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान देंगे, लिखा गया 1 किलोवाट घंटा। ओके, अब देख इसको एसआई मात्रा को बदलना है, तो किलोवाट है तो एसआई मात्रा को वाट होता है ना, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसे 1000 वाट लिख सकते हैं, 1000 वाट 1000 वाट। अब घंटा तो एसआई मात्रा नहीं है, समय का एसआई मात्रा है सेकंड। 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। अब देखिए ये 36 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना जीरो आ गया, यहाँ पर वाट सेकंड तो वाट सेकंड। अब देखिए इसको मैं चल सकते हैं 3.6 × 10⁻, वैज्ञानिक संकेतन में से चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं लोग, जब इसे 3.6 लिखे तो दशमलव कितना अंक पहले लगाए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 को पावर 6 लिख सकते हैं। और वाट सेकंड किसके इक्विवेलेंट होता है, जूल के इक्विवेलेंट। कैसे, याद कीजिए लो, पढ़े चलो फॉर्मूला P बराबर W/T। पावर के सही मात्रा क्या होता है वाट, कार्य के सही मात्रा जूल, टाइम का होता है सेकंड। तो जूल को मिल सकते हैं वाट इंटू सेकंड, तो यहाँ जाएगा वाट इंटू सेकंड यानी क्या जाएगा जूल आ जाएगा, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी टिक कर देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किलोवाट पर घंटा एक इकाई है। ओके, किलोवाट पर घंटा बताना है। ऑप्शन है ऊर्जा का, तो ऊर्जा का तो होगा नहीं। कैसे, तो ऊर्जा का होता है किलोवाट घंटा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। बी दिया है शक्ति का, शक्ति भी नहीं हो, क्योंकि शक्ति का क्या होता है वाट होता है, किलोवाट सिर्फ रहता है ना तो क्या बोलते हैं शक्ति का है, परंतु किलोवाट पर घंटा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। सीधे विद्युत आवेश का, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। और डी दिया विद्युत धारा का, चेक करते हैं। तो देखिए कैसे चेक कर सकते हैं, अब बहुत सारा तरीका है, मात्रा से चेक कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, तो किलोवाट ऊपर क्या है, किलोवाट यानी पावर है, अब बटा में घंटा यानी क्या है टाइम है, तो P/T, तो पावर के सही मात्रा को वाट। चाहे इसका बी में सूत्र लिखते हैं, तो इसका बी में सूत्र क्या होता है, इसका बी में सूत्र होता है mL² T - 3। कैसे, P को देखिए लिख सकते हैं W/T, W का होता है mL² T - 2। अब बटा में क्या है T, ये प्लस नंबर है तो -3 हो जाएगा। अब बटा में फिर क्या है यहाँ पर T, तो आइए तो ऊपर -4 होगा। और ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना ही विद्युत आवेश का है और ना ही विद्युत धारा का है, यानी किसी का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए सर बी में सूत्र नहीं पढ़े तो कैसे चेक करेंगे, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। पावर को ले सकते हैं, तो W/T यहाँ गया W/T, पहले से T है तो T² हो जाएगा, T², तो W/T²। W को भी थोड़ा चेंज कर देख सकते हैं कैसे, तो पढ़े चलो V = W/Q, यदि हम W को ले सकते हैं VQ, तो यहाँ गया VQ/T²। सिर्फ Q तो आने क्या आवेश होगा, तो आवेश तो होगा नहीं। ओके, धारा की बात करते हैं, तो धारा कब होता है, धारा पढ़े ना I = क्या होता है Q/T, तो Q = मिल सकते हैं IT, तो यहाँ गया IT, सिर्फ I तो है नहीं, और भी तो चीज है ना, यानी चारों के चारों ऑप्शन क्या है गलत है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे लोग, तो हो सकता है शायद यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा हो किलोवाट घंटा, तो रहता है किलोवाट घंटा इकाई है, तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, ऊर्जा के ऑप्शन में क्या टिक कर देंगे, ए टिक कर देंगे। कब, जब यहाँ किलोवाट घंटा रहेगा तब। ओके, अब भाई तो मान लीजिए किस एग्जाम को ऐसा सवाल आता है, तब क्या करें, इसके ऊपर क्या पढ़ जाएंगे, तो 80 में 40 बनाना है। और बाई द वे कोई ऐसा सवाल आ गया चारों ऑप्शन गलत है, तो उसमें कोई टिक करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है, अक्रिय गैस भरी होती है। ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, भी दिया वायु, सी दिया निष्क्रिय गैस, तो ऑप्शन में टिक करेंगे। निष्क्रिय गैस बोले अक्रिय गैस बोले, बात की। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन दिया उष्मीय, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है किस गुण के कारण, प्रतिरोध के कारण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए टिक करेंगे। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, हीटर की तार की कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। सवाल समझिए, ऐसे इसका मतलब क्या है, बल्ब का अनुमानता यानी रेटिंग है। इसका मतलब क्या होता है, जब बल्ब को 220 वोल्ट विभवांतर देंगे ना, तब 100 वाट विद्युत शक्ति क्षय होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब 220 वोल्ट से जोड़ेंगे तो 100 वाट यानी 100 जूल पर सेकंड एनर्जी खर्च होगा, यानी 1 सेकंड में जूल 100 जूल। ओके, बट यहाँ पर वोल्टेज कम हो गया, तो जब वोल्टेज कम तो शक्ति क्षय भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। पर इसमें शक्ति नहीं पूछा, क्या बोला है, कितनी धारा प्रवाहित होगी, कब, जब 100 वोल्ट से जोड़ेंगे तब। समझिए, तो सिंपल बात, जो हमको निकालना जोड़ते हैं लोग, तो किससे जोड़ रहे हैं, 100 वोल्ट से जोड़ रहे हैं, यानी V का मान आपको दिया गया 100 वोल्ट। ओके, तो बोल रहे धारा का मान यानी I = व्हाट, अब V दिया है I निकालना है, तो I कब निकाल पाएंगे,
तो जब आपको आर का मान पता हो, तो यदि आर का मान पता है तो ओम का नियम से बना सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर पढ़े हैं लोग। आपको निकालना क्या है, आई, तो भी पता है आर पता है तो सवाल बन जाएगा। एक तरीके ये है, आप ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, पी इक्वल टू वी आई, पी बराबर वी आई, इसे भी निकाल सकते हैं। बट इसे कब निकालेंगे, जो क्या पता हो, पी पता हो और भी पता हो, तभी नहीं निकाल पाएंगे। तो बहुत सारा तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने, बहुत सारे तरीके, जैसे आप चाहे उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने सुविधा अनुसार सब चलेंगे। तो चलिए आई निकालना है, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आर। तो ओम के नियम से बनाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए भी का मान कितना दिया है, कितना दिया है 100, तो 100। क्या आर का मान दिया नहीं दिया, तब आपको आर निकालना होगा। तो आर कैसे निकालेंगे, तो इस डेटा से आर निकालेंगे। और अब पता भी है कितना हो वोल्ट से बल्ब को जोड़े उसका प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, ओके, क्योंकि ओम के नियम में प्रतिरोध का असर होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आर निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए पी का मान दिया 100 वाट, पी का मान दिया 100 वाट, भी का मान दिया 220 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर। क्या निकालेंगे, आर कैसे, तो पढ़े चलो फॉर्मूला, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। पी का तीनों फॉर्मूला पढ़े चलो, पी बराबर वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, ओके। चलो इसमें कौन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लोग, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। देखिए तो पी का मान कितना दिया है 100, तो 100, भी का मान कितना दिया है 220, तो 220 का स्क्वायर, तो 220 इंटू 220, अब बटा में आर, तो आता आर का मान आ रहा है, देखिए डबल जीरो कैंसिल कर दें, तो आर का मान कितना आ गया 22 इंटू 22, इतना ओम आ गया। इस आर का मान क्या रख देंगे, यानी कितना 22 गुणे 22, कटाते हैं, देखिए तो ये कितना आ गया 11 दूना 22, ये 50 दूना 100, ये कितना 11 दूना 22, 25 दूना 50, तो 25 बटा 121। तो देखिए तो कहते ऑप्शन नंबर ए में दिया, कैटेगरी ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे, ओके। क्योंकि धारा इसलिए सही मतलब क्या होगा, एम्पियर होगा तो एम्पियर लिख देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट का पदार्थ क्या होता है, टंगस्टन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपभोक्त शक्ति क्या है, ओके, ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक बल्ब यानी एक उपकरण का अनुमानता कितना है, यानी जब 200 वोल्ट सप्लाई करेंगे ना तब जाके 60 वाट काम करेगा, 200 वोल्ट सप्लाई करते तो 40 वाट काम करेगा। लेकिन अब यहाँ पर सप्लाई कितना कर रहे हैं, 100 वोल्ट कर रहे हैं, तो बोले कुल उपभोक्त शक्ति क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अधूरा है, क्यों अधूरा है, अब जो दो उपकरण लगे हैं तो दो उपकरण किस क्रम में जुड़े क्या पता है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में समांतर क्रम, तो यदि श्रेणी क्रम दिया तो आंसर कुछ और होगा, पार्श्व क्रम दिया तो आंसर कुछ और होगा, बट इसमें कुछ नहीं दिया है, तो थोड़ा दिमाग लगे, कॉमन सेंस लगे। ये बताइए कमरे में दो उपकरण लगे, तो बताइए जनरली जो हम लोग कमरे में या घरेलू परिपथ में दो या दो से अधिक उपकरणों को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, बात पढ़े हैं हम लोग। तो ये मान लेंगे अब पार्श्व क्रम में किसमें जुड़े हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तब क्या निकालना है, कुल शक्ति निकालना, क्या निकालना है, कुल शक्ति। एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे याद कर ले, जब दो या दो से अधिक उपकरण, मान लीजिए दो बल्ब की बात करते हैं, ठीक है, ये P1 और इसका शक्ति क्या है P2 है, दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना। तो इस स्थिति में आपको निकालना है समतुल्य शक्ति, तो P इक्विवेलेंट, तो पता है हम P इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं लोग, कैसे निकालते हैं, तो श्रेणी क्रम में है ना, तो जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम था ना उस तरह काम करते हैं, नहीं हम P इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे 1/P इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। यदि यही रहता इस तरह से पार्श्व क्रम में, तो पार्श्व क्रम में समतुल्य शक्ति निकालना आसान होता है। इसका मान लीजिए पावर P1, इसका दिया P2, तो यहाँ P इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, P इक्विवेलेंट निकालेंगे P1 प्लस P2, क्या करते हैं P1 प्लस P2, ये प्रतिरोधकों के संयोजन का क्या करता है, उल्टा काम करता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं सवाल, सवाल में कोई संयोजन नहीं दिया तो मान लेते हैं पार्श्व क्रम है, ठीक है, पार्श्व क्रम समझ के बनाते हैं। तब देख कुल शक्ति निकालने दी, हम इसका पावर निकाल दें और इसका पावर निकाल दें, सवाल बन जाएगा। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए 100 वोल्ट, किसे वोल्ट, कितना वोल्ट सप्लाई करें 100 वोल्ट, चूंकि दोनों समांतर क्रम में जब रहेंगे तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, समांतर क्रम में संयोजन में क्या होता है, वोल्टेज सेम मिलता है। चलिए ताकि हम इसका पावर निकालते हैं, तब यह सवाल समझिए 200 वोल्ट पर काम कर रहा है 60 वाट, तो 100 वोल्ट पर कितना काम करेगा, ये निकालते सवाल बन जाएगा। तो फिर कैसे निकालेंगे लोग, अब चलिए तो P का फॉर्मूला उनका पढ़े लोग, V स्क्वायर बाई आर याद कीजिए। अब वोल्टेज चेंज होने से पावर चेंज होगा, क्योंकि R तो चेंज नहीं ना होगा, प्रतिरोध तो नियत रहता है। तो इसका मान क्या है, वोल्टेज का मान 2 गुना करे तो पावर का मान कितना गुना होगा, 4 गुना। कैसे, V का मान 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 गुना, तो पावर क्या होगा 4 गुना होगा। अब इस सवाल में देखिए 200 वोल्ट पर काम कर रहा था 60 वाट, बट यहाँ वोल्टेज कितना होगा, देखिए तो सीधे 100 वोल्ट माने क्या हुआ, 100 वोल्ट का मतलब सीधे वोल्टेज आधा हो गया। अब एक नया क्वेश्चन बन गया, जब वोल्टेज का मान आधा कर दें तब पावर कितना गुना हो जाएगा, तो P बराबर V स्क्वायर बाई आर, वोल्टेज आधा यानी 1/2 कर रहे हैं, तो 1/2 का स्क्वायर कितना है 1/4, यानी पावर क्या हो जाएगा 1/4 यानी 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पावर 60 वाट, 60 वाट है, जैसे इसको 100 वोल्ट से जोड़े तो इसका पावर 1/4, तो 60 का 1/4 कितना आएगा 15, यानी 15 वाट। ये कितना काम करेगा 15 वाट काम करेगा, यानी P1 का मान मिल चुका है 15 वाट।
ओके, अब निकालते हैं P2 का मान, यानी इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। तो जब वोल्टेज आधा तो पावर क्या होगा, 1/4। तो 40 का 1/4 कितना आएगा, तो 40 गुणे 1/4 कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 वाट। तो P2 का मान आ गया 10 वाट। और दोनों किस क्रम में जुड़े गए हैं, दोनों प्रतिरोधक किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। और दोनों का पावर दिया है, मान लीजिए P1 है और P2 है। तो अभी बताए थे समांतर क्रम में रहता है ना, तो समतुल्य शक्ति कैसे निकालते हैं, दोनों जोड़ देते हैं। तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो P इक्विवेलेंट मान कितना हो जाएगा, 15 + 10 यानी कितना आएगा, 25 वाट। तो 25 वाट कहीं थी, ऑप्शन नंबर ए में करेंगे, ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। ये सवाल कब आया देखिए लो, 2024। A1 का मतलब क्या हुआ, 2024 यानी इसी साल फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो अभी कुछ पहले पढ़ते विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI, एक होता है V²/R, एक होता है I²R। अब इसमें कौन करता है, I²R ये तो करता है। अगला देखते हैं, V²/R ये भी करता है, VI ये भी करता है। इसलिए एग्जाम में ना चारों ऑप्शन पढ़ टिक, बहुत इसी को देखकर टिक आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया है, अगला हेडिंग दिया है विद्युत शक्ति। अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। एकदम सिंपल है, देखिए 100 वाट क्या है, पावर का मान दिया है। तो P का मान दिया 100 वाट, V का मान दिया 220 वोल्ट। क्या निकालना है, I का मान निकालना है। तो किस फॉर्मूला में तीनों होते हैं, तो पढ़े लो P = VI। ओके, अब देखिए इसमें P का मान दिया 100 तो 100, V का मान दिया 250 तो 250 इंटू I नहीं पता रहने देता, ये 0 0 कैंसिल। ओके, तो I का मान कितना आएगा, 10/25। 10/25 चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5 दूना 10, 5 5 यानी 2/5। तो 2/5 माने 5 हो गए, तो 10 देंगे 0, 5 को 20 यानी 0.4, 0.4 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, ध्यान देंगे। तो V का एकदम सिंपल है, V का मान दिया है, I का मान दिया है, प्रतिरोध निकालना है। तो ओम के नियम से बना लेंगे लोग, कैसे देखिए। तो ओम का नियम पढ़े लोग, I = V/R। तो R बराबर क्या होगा, V/I होगा, V/I। अब देखिए इसमें V का मान कितना दिया है, 220, तो लिखते हैं 220 बटा I का मान कितना दिया है, 2 एम्पीयर, तो लिखते हैं 2 एम्पीयर कितना गया, 110। कितना गया, 110। तो R का मान है 110 ओम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन ए दिया पेट्रो, नहीं। बी दिया टर्बो, नहीं। सी दिया नाइट्रो, नहीं। डी दिया हाइड्रो। ऑप्शन नंबर डी होगा, डी। यानी हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल होता है। ओके, इक्वा का भी मतलब क्या होता है, जल होता है। ये क्वेश्चन दिया है, विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक क्या है। व्यापारिक मात्रक क्या है ऊर्जा का, वो है किलोवाट घंटा। ऑप्शन ए दिया वाट, बी दिया वाट घंटा, सी दिया किलोवाट घंटा। इसे यूनिट भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी टिक कर दें। जो भी बिजली बिल हम लोग भरते हैं लोग, वो किस में आता है, यूनिट में ही आता है। तो यूनिट में क्या होगा, किलोवाट घंटा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। वाट, ध्यान देंगे, वाट माने पावर। तो पी का फॉर्मूला क्या पढ़े, W/T। तो पी यानी पावर के सही मात्रक वाट होता है, और W का सही मात्रक जूल, और टाइम का सेकंड यानी जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हिंदी ऑप्शन नंबर ए में टिक करें, ऑप्शन नंबर ए टिक करें। अगला सवाल, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। इसका मतलब क्या, बल्ब इतना लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, जब इस बल्ब को 220 वोल्ट से संयोजित करेंगे ना, तब 100 वाट काम करेगा, यानी 100 वाट विद्युत शक्ति क्षय होगा। तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तो उसके द्वारा उपभोग शक्ति का मान क्या होगा। ये नवी कुछ देर पहले देखे थे, देखिए P दिया है और V दिया है, V चेंज हो रहा है तो P भी चेंज होगा। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कोई इसको अप्लाई करते गलती होगा। क्यों गलती होगा, इसमें V के चेंज होने से ना तो P तो चेंज होगा, I भी तो चेंज होगा ना, इसलिए मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो एक ऐसा फॉर्मूला सोचेंगे जिसमें V के चेंज होने से P चेंज हो, अब बाकी कुछ भी चेंज ना हो। तो कौन सा फॉर्मूला है, P = V²/R। V चेंज होगा, P चेंज होगा, बट R पर कोई असर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट था, अभी हो रहा है 110 वोल्ट, यानी कितना हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। अब एक नया क्वेश्चन में जब विभवांतर का मान आधा करेंगे तो शक्ति कितना गुना होगा, देखिए तो V का मान आधा यानी 1/2 स्क्वायर, यानी शक्ति होगा 1/4 गुना। कितना गुना हो जाएगा, 1/4 गुना। तो कितना था, 100 वाट था, तो 100 का 1/4 गुना कितना होता है, 25 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होता है, डी करेंगे। ओके, ये आपके एनसीईआरटी में भी सवाल दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। I²R तो करता है, फॉर्मूला होता है। IR² नहीं करते, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, अभी कुछ पल देखे थे लोग,
3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टिक कर देंगे। इस समय ऐसा भी लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल, क्यों पढ़े लो ना, 1 मेगा में 10⁶ होता है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह क्या होता है, विद्युत धारा का पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ऑब्जेक्टिव। चलिए इसी साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।